हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है भारत की न्यायपालिका। आज हम लोग भारत की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। भारत की न्यायपालिका में क्या व्यवस्था है, कैसे लोगों को न्याय मिलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। संघ सरकार के दो अंगों विधायिका तथा कार्यपालिका का अध्ययन करने के बाद अब हम उसके तीसरे स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुग्रथित ऐसे विशिष्ट यानी खास अंग न्यायपालिका के विषय में विस्तृत अर्थात विस्तार अध्ययन करेंगे। कह रहे हैं कि संघ सरकार के दो अंगों के बारे में हम लोग पढ़े, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में। अब हम उसके तीसरे स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुग्रथित ऐसे खास अंग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे विस्तार पूर्वक। चलिए पढ़ते हैं। भारत की संघीय शासन व्यवस्था में पूरे देश में सीढ़ीनुमा, सोपानबद्ध, सुग्रथित तथा एक सूत्रीय न्याय पद्धति है। भारत की न्यायपालिका की रचना सुग्रथित पिरामिड आकार की दिखाई देती है। हमारे देश में एकल न्याय तंत्र की रचना की गई है। एकल अर्थात होता है एकाकी, अकेला, जिसके अनुसार उस सबसे ऊपर देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होती है। मध्य में राज्यों की उच्च न्यायालय तथा उनके अधीन जिला न्यायालय तथा तालुका व अन्य अधीनस्थ न्यायालय तथा उसके अधीन विशिष्ट न्यायालय, ट्रायल कोर्ट तथा अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाई गई ट्रिब्यूनल है। यहाँ कह रहे हैं कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था में पूरे देश में सीढ़ीनुमा, जिसे सोपानबद्ध भी कहते हैं, ऐसे सुग्रथित तथा एक सूत्रीय न्याय पद्धति है। भारत की न्यायपालिका की रचना सुग्रथित पिरामिड आकार की दिखाई देती है, जैसे आप लोग चित्र में देख भी रहे होंगे। हमारे देश में एकल यानी एकाकी, अकेला न्यायतंत्र की रचना की गई है, जिसके अनुसार सबसे ऊपर देश की सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके बाद मध्य यानी बीच में राज्यों के उच्च न्यायालय तथा उनके अधीन जिला न्यायालय तथा तालुका व अन्य दूसरे अधीनस्थ न्यायालय तथा उसके अधीन विशिष्ट न्यायालय, ट्रायल कोर्ट तथा अलग अलग उद्देश्यों यानी लक्ष्यों के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल है। आगे हम लोग पढ़ते हैं नगर पालिका का महत्व। नगर पालिका का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल के लिए तथा केंद्र और राज्य के बीच अथवा राज्य के बीच कार्य विभाजन को लेकर कई विवाद यानी लड़ाई झगड़े, मतभेद उत्पन्न होता है। संविधान में किए गए प्रावधानों यानी नियमों के अनुसार विवादों का समाधान करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ यानी सचेत तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। संविधान की सर्वोपरिता पर कोई प्रभाव अर्थात असर न पड़े, इसलिए किसी भी कानून की कलम, धारा अथवा उसमें किए गए प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं है, इसकी जांच के लिए संविधान का अर्थघटन करने के लिए न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं यानी सीमाओं का उल्लंघन न हो, इसकी जांच के लिए देश में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ तथा निर्भीक यानी निडर न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है। न्यायिक प्रक्रिया में क्षति या विलंब न हो, सभी नागरिकों को त्वरित अर्थात तुरंत, सस्ते यानी कम कीमत पर, कम मूल्य पर तथा समान न्याय प्राप्त हो, तो ही संविधान का उद्देश्य सिद्ध यानी पूर्ण होंगे। जहाँ पर कार्यपालिका तथा जागृत विधायिका हो, वहाँ पर न्यायतंत्र का हमेशा सक्रिय यानी कार्यशील रहना आवश्यक है। लेकिन कई बार कार्यपालिका तथा प्रशासकीय कार्यपालिका की निष्क्रियता अर्थात असफलता एवं गैर जिम्मेदारी अर्थात लापरवाही के कारण तथा विधायिका की निरंकुशता यानी तानाशाही, मनमानी के परिणाम स्वरूप जागृत
निडर, स्वतंत्र, निष्पक्ष ऐसे न्यायपालिका महत्वपूर्ण न्यायिक सक्रियता यानी कार्यशीलता दिखाती है। अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि भारत में नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा देखभाल के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच अथवा राज्य के बीच कार्य को लेकर बंटवारे को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े या मतभेद उत्पन्न होता है तो संविधान में बनाए गए नियमों के अनुसार लड़ाई झगड़ों की समस्या के हल करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ यानी सचेत तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। संविधान की सर्वोपरिता पर कोई प्रभाव न पड़े इसलिए किसी भी कानून की कलम, धारा अथवा उसमें किए गए प्रावधान यानी नियम संविधान के साथ जुड़ा है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान का अर्थघटन करने के लिए न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन न हो यानी जो कानून बनाया गया संविधान में उसके सीमा का उल्लंघन न हो, इसकी जांच के लिए देश में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ तथा निर्भीक निडर न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है। न्यायिक प्रक्रिया में नुकसान या देरी न हो, सभी नागरिकों को तुरंत, सस्ता तथा समान न्याय प्राप्त हो तो ही संविधान के उद्देश्य जो है लक्ष्य वो पूर्ण होंगे। कह रहे हैं कि जहाँ पर कार्यपालिका तथा जागृत यानी सजग विधायिका हो वहाँ पर न्यायतंत्र का हमेशा सक्रिय रहना यानी कार्यशील रहना आवश्यक है। लेकिन कई बार कार्यपालिका तथा प्रशासकीय कार्यपालिका की असफलता, लापरवाही के कारण तथा विधायिका की तानाशाही या मनमानी के परिणाम स्वरूप जागृत, निडर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो किसी के पक्ष में न हो ऐसी न्यायपालिका महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यशीलता दिखाती है। आगे पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह दिल्ली में स्थित है। भारत के सभी दीवानी और फौजदारी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उसकी सहायता करने का कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 28 अन्य न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान अर्थात नियम किया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति अर्थात चुनाव करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या में संसद परिवर्तन यानी बदलाव कर सकती है, परंतु राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य का बोझ यानी काम बढ़ गया है तो वह संविधान की सत्ता के अनुसार एडहॉक यानी कि ऐसे सरकारी पद न देकर अलग से उसको काम पर रखे और सरकारी वेतन दे, ऐसे जिसे कैजुअल भी कहते हैं, ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता यानी सीनियोरिटी के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श अर्थात बातचीत करके की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बता रहे हैं कि देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार यह देश की सर्वोच्च यानी सबसे बड़ी न्याय देने वाली संस्था है। यह दिल्ली में स्थित है। भारत के सभी दीवानी और फौजदारी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं, उसकी सहायता करने का कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 28 अन्य दूसरे भी न्यायाधीश की संख्या का प्रावधान यानी नियम किया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति अर्थात चुनाव करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या में संसद परिवर्तन यानी बदलाव कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक कार्य का काम बढ़ गया है
तो वह संविधान की सत्ता यानी अधिकार के अनुसार एडहॉक यानी कैजुअल न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता यानी सीनियोरिटी के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा दूसरे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ बातचीत करके की जाती है। आगे पढ़ते हैं योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना। दूसरा है भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव अथवा किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह प्रसिद्ध न्यायविद या प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ होना चाहिए। उसकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निवृत्त यानी कार्य से सेवा मुक्ति की आयु सीमा 65 वर्ष है। वहाँ तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। इसमें बता रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश यानी न्याय देने वाले न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य करने का उसे अनुभव हो, ज्ञान हो अथवा किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक वकील के रूप में वकालत का उसे अनुभव हो, ज्ञान हो अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह प्रसिद्ध यानी प्रख्यात न्यायविद यानी वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो, न्याय देने के मामले में कि निष्पक्ष न्याय देते हैं, या प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ होना चाहिए। उसकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के बाद उसकी निवृत्ति यानी कार्य सेवा की समाप्ति की आयु सीमा 65 वर्ष है। वह वहाँ तक अपने पद तक बना रह सकता है। आगे पढ़ाएंगे। आगे है कार्यकाल। कार्यकाल का मतलब होता है कार्य करने का समय। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यायाधीश जो होते हैं उनके कार्यकाल का समय कितना होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित अर्थात तय की गई है, जबकि संसद कानून का निर्माण करके आयु सीमा में परिवर्तन यानी बदलाव कर सकती है। सेवानिवृत्ति होने के बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, लेकिन असाधारण संयोगों या प्रसंगों में जांच के लिए नियुक्ति की गई जांच समिति का कार्य कर सकता है। अगर निवृत्ति का मतलब होता है कार्य से मुक्ति से पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन यानी काम करने में असक्षम यानी सक्षम न हो तो वे स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अयोग्यता, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार तथा संवैधानिक मर्यादाओं यानी सीमाओं का उल्लंघन जैसे आक्षेपों यानी आरोपों के आधार पर उसके विरुद्ध अर्थात उसके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही द्वारा उसे उसके पद से बर्खास्त अर्थात निरस्त किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही इस प्रकार है। संसद के दोनों सदनों में उनके कुल सदस्यों की बहुमति तथा उस सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले कम से कम 2/3 अर्थात 2/3 सदस्यों की बहुमति से पारित निवेदन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अर्थात मंजूरी के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद न्यायाधीश के अनुशासनहीनता यानी अनुशासन में रहकर कार्य न करना, अनुशासन को भंग करना, ऐसे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जांच की कार्यवाही तथा आरोप सिद्ध यानी साबित करने की कार्यवाही का
नियमन अर्थात नियम के अनुसार करेगी। संबंधित न्यायाधीश को संसद में उपस्थित रहकर अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पूर्व यानी पहले राष्ट्रपति पद और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ यानी कसम दिलवाता है तथा उन्हें प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्य करने की जो आयु सीमा होती है 65 वर्ष तक निर्धारित की गई है, तय की गई है, जबकि संसद कानून का निर्माण करके रचना करके उसके आयु सीमा में बदलाव कर सकती है। सेवानिवृत्ति होने के बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, लेकिन जब साधारण वातावरण न हो ऐसे संयोगों में प्रसंगों में जांच के लिए नियुक्ति की गई जांच समिति का कार्य वह कर सकता है। अगर निवृत्ति से पहले यानी सेवा कार्य मुक्ति से पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन यानी निभाने में वह सक्षम नहीं हो तो अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को लिखकर त्याग पत्र देकर अपने जिम्मेदारी से मुक्त यानी आज़ाद हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अयोग्यता, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार तथा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन यानी उसे भंग करने जैसे आरोपों के आधार पर उसके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही द्वारा उसके पद से बर्खास्त कर दिया जा सकता है, निरस्त कर दिया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही इस प्रकार है। संसद के दोनों सदनों में उसके कुल सदस्यों की बहुमति यानी सबकी अधिक से अधिक मत तथा उस सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्यों की बहुमति यानी बहुमत से पारित निवेदन पर राष्ट्रपति की मंजूरी के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से तब हटाया जा सकता है। संसद न्यायाधीश के अनुशासनहीनता से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जांच की कार्यवाही तथा आरोप साबित करने की कार्यवाही का नियम के अनुसार काम करेगी। उससे संबंधित जिन पे आरोप लगा है ऐसे उससे संबंधित न्यायाधीश को संसद में उपस्थित रहकर अपने बचाव में अपना पक्ष अपनी बात करने का अवसर प्रदान किया गया है। और कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति पद और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति ईमानदार रहने की शपथ यानी कसम दिलवाता है तथा उन्हें प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय की सत्ताएं तथा कार्यक्षेत्र। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अर्थात तुलना में विशेष सत्ता यानी अधिकार तथा विशाल कार्यक्षेत्र रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को मूलभूत क्षेत्राधिकार, विवादों के निपटारे का अधिकार तथा परामर्श अर्थात सलाह देने का अधिकार इस तरह 3 भागों में बांटा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सत्ताओं तथा कार्यक्षेत्र के बारे में इसमें लिखा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा में खास सत्ता यानी अधिकार तथा बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को मूलभूत क्षेत्राधिकार, विवादों यानी लड़ाई झगड़े के निपटारे यानी हल निकालने का अधिकार तथा परामर्श देने यानी सलाह देने का अधिकार इस तरह 3 भागों में बांटा जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं मूलभूत क्षेत्राधिकार। जब अदालत को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ही विवाद यानी लड़ाई झगड़े को सुनकर निर्णय देने की सत्ता यानी अधिकार प्राप्त हो तो उसे न्यायालय का मूल अधिकार कहा जाता है तथा ऐसे विवादों में निर्णय यानी फैसला करने की सत्ता अर्थात अधिकार अन्य किसी न्यायालय को नहीं सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इस अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित पक्षकार होने चाहिए जिनके विवादों के निराकरण यानी हल की सत्ता अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। करें जब अदालत को सर्वप्रथम पहली बार ही
विवाद को सुनकर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो तो उसे न्यायालय का मूल अधिकार कहा जाता है तथा ऐसे विवादों में निर्णय करने का अधिकार अन्य किसी न्यायालय को नहीं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को मिला है। इस अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित पक्षकार होने चाहिए जिनके विवादों के निराकरण यानी हल की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। क्या क्या प्राप्त है सत्ता, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संघ सरकार तथा एक या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के निराकरण की सत्ता प्राप्त है। एक तरफ भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य दूसरी एक या उससे अधिक राज्यों के बीच मतभेद, टकराव या विवाद के संबंध में समाधान करने की सत्ता। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अर्थात राज्यों के बीच झगड़ा तथा उत्पन्न यानी पैदा विवादों के संदर्भ में निर्णय देने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों के संदर्भ अर्थात विषय में निर्णय देने का अधिकार है। इस न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल करने की सत्ता के अलावा मूलभूत अधिकारों के भंग यानी तोड़ने के विरुद्ध आवश्यक आदेश देने की सत्ता प्राप्त है। इसमें कह रहे हैं कि संघ सरकार तथा एक या उससे अधिक राज्यों के बीच अगर किसी तरह का मतभेद होता है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं तो उसके समस्या का हल निकालने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। एक तरफ भारत सरकार यानी केंद्र सरकार अथवा एक या एक से अधिक राज्य, दूसरी ओर एक या उससे अधिक राज्यों के बीच अगर किसी तरह का मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है या विवाद है तो उसके संबंध में भी समाधान करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अर्थात राज्यों के बीच किसी प्रकार का झगड़ा पैदा होता है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होता है तो उस संदर्भ में भी निर्णय यानी फैसला देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित यानी जुड़े सभी प्रश्नों के विषय में निर्णय देने यानी फैसले देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इस न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल करने की सत्ता के अलावा मूलभूत अधिकारों के तोड़ने के खिलाफ आवश्यक आदेश देने का भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आगे पढ़ते हैं। राज्य के बीच अथवा राज्यों के बीच नदी के जल बंटवारे या उपयोग संबंधी विवादों के समाधान की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के बाहर है। इसके लिए अलग जल न्याय पंच यानी वाटर ट्रिब्यूनल निर्णय करती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। इसे अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसे स्वीकार करना सबके लिए अनिवार्य है। यहाँ कह रहे हैं कि राज्य के बीच अथवा राज्यों के बीच नदी के जल के बंटवारे या उसके उपयोग के विषय में अगर किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े चल रही है तो उसकी समाधान की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मूलाधिकार के बाहर है। इसके लिए अलग जल न्याय पंच वाटर ट्रिब्यूनल निर्णय यानी फैसला करती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। इसे किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसे मानना सबके लिए अनिवार्य है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा है अपील का क्षेत्राधिकार विवाद अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय के विवाद अधिकार क्षेत्र में 3 प्रकार के विवादों में ही अपील यानी अर्जी की जा सकती है। पहला है संविधान के अर्थघटन का विवाद, दूसरा है दीवानी दावों से संबंधित विवाद, तीसरा है फौजदारी दावों से संबंधित विवाद। कह रहे हैं अपील की क्षेत्राधिकार यानी विवाद क्षेत्राधिकार क्षेत्र। तो कह रहे हैं इसमें सर्वोच्च न्यायालय के विवाद अधिकार क्षेत्र में 3 प्रकार के विवादों में ही अर्जी की जा सकती है। संविधान के अर्थघटन का विवाद हो, दीवानी दावों से संबंधित विवाद हो या फौजदारी दावों से संबंधित विवाद। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में
किसी भी विवाद में दिए गए निर्णय यानी फैसले, आदेश या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी तभी हो सकती है, अपील तभी हो सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रमाण पत्र दिया हो कि इस विवाद में संविधान की किसी कलम, धारा के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है तथा उन प्रश्नों के संदर्भ में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है। इन कारणों से नाराज पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील अर्थात अर्जी कर सकता है। अगर कोई उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा विश्वास हो कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में संविधान के अर्थघटन के प्रश्न समाविष्ट हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश दे सकती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी विवाद में दिए गए फैसले, आदेश या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी तभी हो सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रमाण पत्र दिया हो कि इस विवाद में संविधान की किसी कलम यानी धारा के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा है, सवाल जुड़ा है, तब उन प्रश्नों के विषय में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है। इन कारणों से नाराज या पक्षकार यानी जिसका विवाद चल रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील अर्थात अर्जी कर सकता है। अगर कोई उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा विश्वास होता है, यकीन हो कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में संविधान के अर्थघटन के प्रश्न समाहित हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश दे सकती है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन अपील में नया कारण नहीं जोड़ा जा सकता। केस का पक्षकार ही उन्हीं कारणों से ही अपील कर सकता है कि विवादों का निर्णय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय द्वारा गलत रीति यानी ढंग से दिया गया है। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार के रूप में होता है, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। करें कि सर्वोच्च न्यायालय को अगर लगता है कि अर्थघटन का प्रश्न उसमें जुड़ा हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश दे सकती है, लेकिन अर्जी में नया कारण नहीं जोड़ा जा सकता। जो विवाद चल रहा है जिस पर, वही बस उसी पर आदेश दे सकती है और फैसले होंगे। केस का पक्षकार ही उन्हीं कारणों से अपील कर सकता है कि विवादों का निर्णय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय द्वारा गलत ढंग से दिया गया है। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार के रूप में होता है, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। दूसरा व्यक्ति उसके जगह पे अपील नहीं कर सकता है। आगे है, दीवानी मामलों में उच्च अदालत ऐसा प्रमाण पत्र दे कि विशेष महत्वपूर्ण है तथा उसमें कानून के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है और उस प्रश्न पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करे, यह आवश्यक है। तब ऐसे मामले की अपील यानी अर्जी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लाख से अधिक रकम के दीवानी दावों के निर्णय के विरुद्ध यानी खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील यानी अर्जी की जा सकती है। करें, दीवानी मामलों में उच्च अदालत ऐसा प्रमाण दे कि विशेष यानी खास महत्वपूर्ण है तथा उसमें कानून के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है और उस प्रश्न पर निर्णय यानी फैसला सर्वोच्च न्यायालय करे, यह आवश्यक है। तब ऐसे मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लाख से अधिक रकम के दीवानी दावों के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी की जा सकती है। आगे है, फौजदारी मामलों में निचली अदालत ने आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा से मुक्त किया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो, तब ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील यानी अर्जी की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने अपने अधीन किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगाकर आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो तथा ऐसे प्रमाण पत्र दिया हो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसले यानी निर्णयों का स्वयं पुनरावलोकन यानी पुनः समीक्षा यानी जांच कर सकता है।
अन्य किसी भी अदालत में चल रहे विवाद को अपने पास मंगा सकता है। संसद कानूनों का निर्माण करके सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारों में बढ़ोतरी यानी वृद्धि कर सकता है। और इसमें बता रहे हैं कि फौजदारी मामलों में निचली अदालत ने आरोपी को अगर मृत्यु दंड की सज़ा से आज़ाद किया हो, उसे मुक्त कर दिया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई हो, तब ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने अपने अधीन किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगाकर आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो तथा ऐसे प्रमाण पत्र दिया हो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है, तब सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसलों अर्थात निर्णयों का स्वयं यानी खुद पुनरावलोकन यानी पुनः समीक्षा जांच कर सकता है। अन्य किसी भी अदालत में चल रहे विवाद को अपने पास बुलाकर मांग सकता है। संसद कानूनों का निर्माण करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में बढ़ोतरी यानी वृद्धि कर सकता है। आगे पढ़ेंगे सलाह क्षेत्राधिकार परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र। अगर राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण मामले में या प्रश्न जैसे कोई कानूनी प्रश्न अथवा सार्वजनिक हित से संबंधित कोई दूसरा मुद्दा हो और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभिप्राय यानी विचार लेना योग्य यानी सही लगता हो, तो ऐसे प्रश्नों को राष्ट्रपति विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। इस प्रावधान यानी नियम के अंतर्गत कानून से संबंधित प्रश्न, सत्यता से संबंधित प्रश्न, संविधान के अर्थघटन का प्रश्न, किसी विधेयक से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ले सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए भेजे गए प्रश्नों पर विचार या अभिप्राय यानी विचार देना योग्य नहीं लगता हो, तो ऐसे प्रश्नों को न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास वापस भेज सकता है। किसी भी मामले में न्यायाधीश द्वारा दिए गए अभिप्राय या सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य यानी मजबूर नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि सलाह क्षेत्राधिकार परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र में कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण मामले या प्रश्न जैसे कोई कानूनी प्रश्न अथवा सार्वजनिक भलाई से संबंधित कोई विषय हो और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विचार को लेना योग्य लगता हो, तो ऐसे प्रश्नों को राष्ट्रपति विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। इस नियम के अंतर्गत कानून से संबंधित प्रश्न, सत्यता से संबंधित प्रश्न, संविधान के अर्थघटन का प्रश्न, किसी विधेयक से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए भेजे गए प्रश्नों पर विचार या अभिप्राय देना सही नहीं लगता हो, तो ऐसे प्रश्नों को न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास वापस भेज सकता है। किसी भी मामले में न्यायाधीश द्वारा दिए गए अभिप्राय यानी विचार या सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाधित नहीं है। आगे पढ़ेंगे अन्य सत्ताएं। अन्य सत्ताएं का मतलब होता है दूसरे अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को आगे दिए गए अपने किसी भी निर्णय की पुनः समीक्षा करने की सत्ता यानी अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के तिरस्कार यानी अपमान के लिए सजा सुना सकता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ यानी विषय में कार्यपालिका के किसी भी कदम, कानून अथवा आदेश जो संविधान के साथ सुसंगत यानी जुड़ा नहीं है, उसके आधार पर उन्हें असंवैधानिक यानी जो संविधान के अनुसार नहीं है उसे अमान्य घोषित करने तथा ऐसे कानूनों आदेशों को रद्द करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह सत्ता संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक की भूमिका यानी रोल निभाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को
आगे दिए गए अपने किसी भी फैसले की पुनः समीक्षा करने का अधिकार है, जांच करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के तिरस्कार यानी अपमान के लिए सज़ा सुना सकता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग के चुनाव संबंधित विवादों को निपटाने के लिए उसकी समस्या के हल करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के विषय में कार्यपालिका के किसी भी कदम, कानून अथवा आदेश जो संविधान के साथ जुड़ा नहीं है, उसके आधार पर उसे असंवैधानिक, कानून के अनुसार न होने पर उसे अमान्य घोषित करने तथा ऐसे कानूनों, आदेशों को रद्द करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है यानी दी गई है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक यानी सुरक्षा की रोल निभाता है। आगे पढ़ेंगे नजीरी अदालत अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नजीरी अदालत अर्थात ऐसी अदालत जिसके रिकॉर्ड सबूत प्रमाण के रूप में महत्व रखते हैं। इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तब इनकी वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अस्थायी दस्तावेज माने जाते हैं जो सर्वमान्य होते हैं यानी सभी को मानना पड़ता है। उसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों में निर्णय के समय संदर्भ के रूप में किया जाता है। इसकी अवगणना यानी नज़रअंदाज तथा तिरस्कार अर्थात अपमान करने वाला सज़ा का पात्र यानी लायक होता है। यहाँ कह रहे नजीरी अदालत के बारे में कि नजीरी अदालत अर्थात एक ऐसी अदालत जिसके रिकॉर्ड सबूतों यानी प्रमाण के रूप में महत्व रखते हैं। जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है यानी सामने रखा जाता है तब इनकी वैधानिकता के सामने कोई विरोध नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों अस्थायी दस्तावेज माने जाते हैं। निर्णय जो सर्वमान्य होते सभी मानते हैं। उसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों में फैसले के समय संदर्भ के रूप में किया जाता है और इनकी अवगणना करना, अवहेलना करना तथा तिरस्कार करने वाले को सज़ा मिलती है, वो सज़ा के लायक होता है। आगे पढ़ेंगे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में संलग्न, सुगठित तथा एक तंत्रीय पिरामिड आकार की न्यायपालिका की व्यवस्था में बीच की कड़ी रूप महत्वपूर्ण न्यायालय राज्य का उच्च न्यायालय है जो राज्य के विस्तारों में सर्वोपरि है। प्रत्येक इकाई राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की रचना की सत्ता राष्ट्रपति के पास है। सर्वप्रथम 1862 में ब्रिटिश शासन में मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई जैसे प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। भारत में आज भी पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार असम के उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र असम के उपरांत मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यहाँ पे उच्च न्यायालय के बारे में बता रहे हैं जिसे हाई कोर्ट भी बोलते हैं। भारत में संलग्न यानी भारत में जुड़ा, सुगठित एक तंत्रीय पिरामिड आकार की न्यायपालिका की व्यवस्था में बीच की यानी मध्य की कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला न्यायालय राज्य का उच्च न्यायालय है जो राज्य के विस्तारों में सर्वोपरि है। सबसे पहले है प्रत्येक यानी हर एक इकाई राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उसमें लिखा गया है संविधान में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का निर्माण करने की अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सर्वप्रथम 1862 में ब्रिटिश शासन में मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई जैसे प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। भारत में आज भी पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ जैसे राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय है।
इसी प्रकार असम के उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र असम के अलावा मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का भाग दूसरे वीडियो में, आगे की वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया उसको आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।